हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं नया चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो अभी आप आगे जितना भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसकी फाउंडेशन है। और ज्योमेट्री ही नहीं, मैथ्स में जितनी भी आप लॉजिकल रीजनिंग डिडक्शन इत्यादि चीज़ें पढ़ेंगे, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, इन सब की एक तरह से बिगिनिंग है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड जिन्हें ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है, उन्होंने जो फाउंडेशन रखी उसके आधार पे हम प्लेन सरफेस पे ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं, प्लेन फिर 3D आगे जाके। तो लेट अस बिगिन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पहले तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मीट्रीन। जियो मतलब अर्थ और मीट्रीन का मतलब हुआ मेज़र। तो अर्थ को मेज़रमेंट करने के लिए जो गणित की शाखा विकसित हुई उसे ज्योमेट्री का नाम दिया गया। और ये इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इंकास इत्यादि। द पीपल ऑफ these civilizations faced several practical problems which required development of geometry in various ways। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कई ज़रूरतें पड़ी जिनके लिए ज्योमेट्री का अध्ययन ज़रूरी बन गया और इसीलिए ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ। ये चैप्टर पूरी तरह थ्योरेटिकल है। इसमें थ्योरेटिकल फाउंडेशन ले की जाएगी और ज़्यादा कोई फॉर्मूले या नंबर क्रंचिंग नहीं है। तो अभी बस एक थोड़ी स्टोरी ऐसा सुन लें इसको। बाद में इसके एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर हैं और इनफैक्ट आप इसको समझे बिना आगे के चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने। भले ये थ्योरी है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं। बट इन द एंड मैं कहना चाहूँगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में आप जितना भी आज आगे लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्शन, प्रूफ्स इत्यादि पढ़ेंगे, उन सब के लिए ये एक फाउंडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अब बताया कि वेन एवर रिवर नाइल ओवरफ्लोड इट वाइप्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन एडजॉइनिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर्स। आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन। मतलब बाढ़ खत्म होने के बाद जो सीमाएं मिट जाती थी नदी के इनंडेशन की वजह से, उन सीमाओं को फिर से पुनर्चिन्हित करना पड़ता था। उसके लिए ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी और मेजरमेंट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी। नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वॉज ऑल्सो यूज फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी। जो अन्नकोश होता है, अन्नागार जो होती है, इनमें कितना उनका आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी। और दे ऑल्सो न्यू करेक्ट फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड। ध्यान से देखें, जो चित्र है 5.1 ट्रंकेटेड पिरामिड है। ये ऊपर पिरामिड होता, यदि पूरा ऊपर तक सारे एजेस मिल जाते, ऊपर से काट दिया गया, ट्रंकेटेड मतलब कटा हुआ, तो ये ट्रंकेटेड पिरामिड है। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पहले पता था प्राचीन सभ्यताओं में। आगे आप अगर हिस्ट्री में आपने गौर किया हो, पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमारे देश में भी जो प्राचीन सभ्यता थी एंशिएंट इंडिया की, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि, इसमें भी टाउन प्लानिंग ज्योमेट्रिकली बहुत परफेक्ट थी। इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। इसमें रोड्स रेक्टेंगुलरली कट करती थी, एक तरह से कार्टेशियन सिस्टम में जिस तरह से एक्सीज परपेंडिकुलर कट करती हैं। Roads were parallel to each other and there was an underground drainage system. Houses had many rooms of different types. This shows that town dwellers were skilled in mensuration and practical arithmetic. ईंटों के जो रेशियो होते थे साइड्स के, वो भी फिक्स्ड थे। उनकी LBT रेशियो, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो 4:1 था। शुल्ब सूत्र नाम से कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के मैनुअल्स थे। तो वो जो यज्ञ होते हैं, उस यज्ञ में जो हवन कुंड होता है, शायद उसको उसको भी कुछ खास मेजरमेंट से बनाया जाता था, वो रैंडम नहीं था। उसका साइज और शेप फिक्स्ड था और उसको शुल्ब सूत्र के आधार पे उसके रेशियोज तय किए जाते थे। और स्क्वायर एंड सर्कुलर आल्टर्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स। आल्टर मतलब जो यज्ञ हवन कुंड होता है वो। और इसमें ट्रपेजियम यानी समलंब, त्रिभुज और आयताकार शेप मिलते थे। और श्री यंत्र लिखा है यहाँ पे। श्री यंत्र नाम से कुछ एक चित्र होता है, रिलीजियस अनुष्ठानों में यूज़ होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो श्री यंत्र के आपको एक डायग्राम मिलेगा, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं। तो श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। उसमें 9 आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज होते थे। और आप इसको देखें एक बार जाके, नेट पे इसका शेप देखें और कोशिश करें कि आप कितने ट्रायंगल्स काउंट कर पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी टेढ़े मेढ़े चित्र आते हैं जिनमें आपको ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स काउंट करने होते हैं।
तो इसमें लिखा हुआ दीज ट्राइंगल्स वर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे प्रोड्यूस्ड 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स। तो ये 9 तो बड़े ट्राइंगल हो गए, उसके बाद 43 छोटे ट्राइंगल बनते थे। दो दो एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड्स वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ altars, द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दम वर नॉट डिस्कस्ड। थोड़ा सा यहाँ पे रहस्यवाद भी है कि चीज़ें थी वेल डिफाइंड फॉर्मूले के तहत, लेकिन उसके पीछे के जो सिद्धांत थे वो कि ऐसा कोई क्यों चीज़ है उसकी कोई विशेष चर्चा नहीं मिलती है ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में, हिस्टोरिकल जो लिटरेचर है उसमें। हालांकि पहले ज्योमेट्री का जो डेवलपमेंट था वो अनसिस्टमैटिक तरीके से हो रहा था, और also we find that in some civilizations like Babylonia, geometry remained a very practical oriented subject, as was the case in India and Rome. There were no general rules of procedure, और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। बहुत सिस्टमैटिकल और थ्योरेटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे गणित एक विषय के रूप में, कोई भी चीज़ एक विषय के रूप में, एक एकेडमिक विषय के रूप में डेवलप होती है, वैसा कुछ नहीं था। एक प्रैक्टिकल यूज़ की चीज़ थी कि भाई कुछ करना है, मेजरमेंट करना है, नाप जोक करनी है, इसलिए कर लिया, थोड़ा अंदाज़ा, थोड़ा कन्वेंशंस, ठीक है। अब बट इन सिविलाइजेशन लाइक ग्रीक द एम्फेसिस वाज ऑन द रीजनिंग बिहाइंड वाई सर्टेन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो असल में जो रीजनिंग कोई क्यों, उसके पीछे का जो रीजनिंग था उसका ये ध्यान, उस पर एम्फेसिस दिया गया ग्रीस में। द ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब एक बात से दूसरी बात निकालना और तर्क के रास्ते चलते हुए डिड्यूस करना, डिडक्शन डिड्यूस से बना है। और अपेंडिक्स 1 बड़ा सुंदर चैप्टर है, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, जो इस चैप्टर से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और हम लोग चैप्टर अपेंडिक्स 1 की भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर के इमीडिएटली बाद। डिडक्टिव रीजनिंग वर्ड पे ध्यान दें, रीज़न के आधार पे चीज़ों को डेवलप करना और एक बात से दूसरी बात निकालना, उसको ही डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और अपेंडिक्स 1 की में जो कंसेप्ट दिए गए प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, उसका इस्तेमाल ना सिर्फ ज्योमेट्री में होगा बल्कि मैथ्स में जहाँ कहीं भी आपको प्रूफ्स की बात आएगी तो उस लॉजिकल एनालिसिस और डिडक्टिव रीजनिंग के तरीके को समझाया गया है अपेंडिक्स 1 में। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर के ठीक बाद। ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। मैथ्स में आपको कई चीज़ें सिद्ध करनी होती हैं बियॉन्ड डाउट, सिर्फ वेरीफाई नहीं करना है, सिद्ध करना है। तो उस सिद्ध करने के कुछ तरीके होते हैं, उस लॉजिकल फ्लो को स्थापित करने के तरीके होते हैं, चेन ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स होता है, ये सब ये भी आएगा। तो थेल्स ने पहला गणितीय प्रूफ, प्रमाण प्रस्तुत किया था। दिस प्रूफ वॉज ऑफ द स्टेटमेंट दैट सर्किल इज बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। इन्होंने इस बात को सिद्ध किया था कि एक वृत्त को उसके व्यास द्वारा समद्विभाजित किया जाता है। अब ये अभी बात सुनने में बड़ी ऑब्वियस लग रही है, लेकिन जब ये चीज़ें पहली बार हुई होंगी तो बहुत ही महान कार्य हुआ होगा निसंदेह। और थेल्स के भी शिष्य थे पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम तो हम सबने सुना हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम के चलते, वो राइट एंगल ट्राइंगल वाली जो थ्योरम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ पे सी हाइपोटेन्यूज है, ए और बी राइज और रन है। तो उन ये शिष्य थे थेल्स के। अब पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फिर 300 BCE में आके यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, इन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने उस समय तक के सारे वर्क्स को कंपाइल किया और अपनी ट्रीटीज़, अपना एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ज्योमेट्री का फाउंडेशन कहा जाता है, ज्योमेट्री की शुरुआत, और यूक्लिड को ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है, एलिमेंट्स। और बता दूं कि ये पुस्तक वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे अधिक छपने वाली पुस्तकों में से एक है। शायद बाइबल के बाद सबसे अधिक प्रतियां या सबसे अधिक पब्लिकेशन इसी बुक का हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम। और एलिमेंट्स पुस्तक 13 भागों में विभाजित है और इसमें पूरी ही मैथमेटिक्स का सार गर्भित है। उसमें ज्योमेट्री से लेकर अलजेब्रा, अरिथमेटिक सभी चीज़ें समझाई गई हैं। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशंस टू कम। और इन पुस्तकों द्वारा बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी पहल हुई कि ज्योमेट्री को, मैथ्स को सिस्टमैटिकली समझने में पूरी दुनिया की बड़ी मदद हुई और बाद में चीज़ें और विकसित हुईं। यूक्लिड, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, उनके दिए गए सिद्धांतों को हम लोग इस चैप्टर में एक सरसरी निगाह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग 5.2 है, यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स।
Ancient Greek mathematician of Euclid time thought of geometry as an abstract model of the world in which they lived. जिस दुनिया में हम रहते हैं, एक हमारा जो रियल वर्ल्ड है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के बारे में विचार किया गया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो रियल में ना हो और काल्पनिक जैसा ही हो, क्योंकि इनकी इस मॉडल में चीज़ें परफेक्ट हैं, जैसे पॉइंट, लाइन और प्लेन एंड सो ऑन वर डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, उनसे ही कुछ नोशंस बनाई गई, कुछ धारणाएं बनाई गई कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं और समतल किसे कहते हैं। फिर उन्होंने स्पेस एंड सॉलिड्स की बात भी की और सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट डेवलप किया गया। सॉलिड हैज़ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। They separate one part of space from other and are said to have no thickness. अब ये जो शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया और कॉमन सेंस के आधार पे यूं ही मान लिया गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट थे और शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी ही होती है। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को शुरुआत में यूं ही मान लिया गया कि इनका जो कॉमन सेंसिकल मीनिंग है वही ले लिया जाए। अब Euclid summarized these statements as definition. He began his exposition by listing 23 definitions in his book Element. उन्होंने 23 परिभाषाएं दी, जैसे पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। A point is that which has no part. बिंदु में ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना कोई डेप्थ होती है, अर्थात ये इम्पॉसिबल है ड्रॉ करना पॉइंट को। थियोरेटिकली स्पीकिंग नोबडी कैन ड्रॉ ए पॉइंट, क्योंकि द मोमेंट यू ड्रॉ, अगर आप पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करोगे उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो आ ही जाएगी, कितनी भी फाइन बॉल हो पेंसिल की। और अगर माइक्रोस्कोपिक लेंथ पे बात करें तो बहुत ज़्यादा ही थिकनेस आएगी। तो पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, और लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब लेंथ है केवल, उसमें कोई मोटाई नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, लाइन के जो अंतिम छोर होते हैं उनको बिंदु कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। सरल रेखा वो रेखा है जो एक समान रूप से अपने में कंटेन बिंदुओं पे रखी रहती है। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस मतलब 2 डायमेंशनल शेप हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई मोटाई नहीं होती। एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स, ठीक है। जिस तरह रेखा के एंड पे बिंदु होते थे, उसी तरह समतल के एंड पे रेखाएं होती हैं। अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जिस तरह रेखा अपने में कंटेंट बिंदुओं पे इवनली लाई करती है, उसी प्रकार समतल अपने में कंटेंट रेखाओं पर समतल बराबर से इवनली लाई करता है। इफ़ यू केयरफुली स्टडी these definitions you find that some of the terms are not defined. अब बहुत सी चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं की गई हैं, शुरुआती बात थी तो उसको यूं ही ले लिया गया। पार्ट का मतलब क्या है, एरिया क्या है, ये कई चीज़ें अनडिफाइंड छोड़ दी गई। सो टू डिफाइन वन थिंग यू नीड टू डिफाइन मैनी अदर थिंग्स एंड यू मे गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ डेफिनेशन विदाउट एंड। कुछ चीज़ें हमको शुरू करनी होती हैं, तो जैसे कोई भाषा होती है, उसमें जो अक्षर होते हैं उनको हम यूं ही मान लेते हैं। कोई भाषा में अक्षर हैं या गिनती के अंक हैं, उनको यूं ही मान लिया जाता है, उसमें फिर बाल की खाल फर्दर नहीं निकाली जाती कि ये क्यों है, ये सिंबल ए ही क्यों है, ये सिंबल 3 का क्यों है। उसी प्रकार मैथ्स में भी कुछ चीज़ें लेके शुरुआत की गई, क्योंकि अगर उत्तरोत्तर परिभाषित करने के चक्कर में पड़े रहते तो फिर यही लगा रहता, बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में चीज़ों को यूं ही मान लिया गया, कुछ पॉइंट्स ऐसे, कुछ ऐसे टर्म्स मान के चले गए, उनसे शुरुआत हुई और शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई। उसके बाद जो चीज़ें भी निकल के आएंगी, वाकई में बहुत क्रांतिकारी डेवलपमेंट थी मैथमेटिक्स की फील्ड में। कई चीज़ें अनडिफाइंड थी। अब ये अनडिफाइंड जो चीज़ें थी उनकी मीनिंग कैसे ली गई, इंट्यूटिव फीलिंग के आधार पे। जो हमारा अंतर ज्ञान होता है, इंट्यूशन, उसके आधार पे एक कॉमन सेंसिकल डेफिनेशन लेके चला गया, वही समझ ले ली गई। So in geometry we take a point, a line and a plane as undefined term. The only thing is we can represent them intuitively or explain them with physical models. इंट्यूशन अर्थात अंतर्ज्ञान, इसके आधार पे हमने चीज़ें पहले से ले ली, उनको समझ लिया, परिभाषित मान लिया, उनको फर्दर उसको डिग डीप नहीं किया। Starting with this definition, Euclid assumed certain properties which are not to be proved.
अब यूक्लिड ने कई सारी ऐसे गुणधर्म सोचे, प्रपोज किए, जिनको फर्दर प्रूव नहीं किया गया। इनको सार्वभौमिक सत्य मान लिया गया, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सन राइजेज इन ईस्ट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे ही इनको मान के एक फाउंडेशन प्रेमाइस गढ़ी गई। ही डिवाइडेड दम इनटू टू टाइप्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अपनी इन धारणाओं को, जिनको उन्होंने प्रूव नहीं किया, उनको दो वर्गों में बांटा, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट वो अजम्पशन थे जो ज्योमेट्री के लिए विशेष तौर पे बनाए गए थे, और एक्सियम्स वो नोशंस थे जिनको मैथमेटिक्स एट लार्ज के लिए बनाया गया था, वो ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं थे। अब हम लोग जब अपेंडिक्स 1 पढ़ेंगे तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और कुछ एक्सियम्स इस प्रकार हैं, जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे दो संख्याएं हैं a और b, अगर a और b दोनों ही x के बराबर हैं तो a और b आपस में भी बराबर होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर x और y सेम संख्याएं हैं और a और b भी सेम संख्याएं हैं तो परस्पर जोड़ने पर a प्लस एक्स और y प्लस बी भी सेम ही प्राप्त होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। आप यहाँ पे देखें, आपको समीकरण की झलक मिलेगी। लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था कि इक्वेशन के दोनों पक्षों में अगर समान संख्या को जोड़ते हो तो इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके हल पे प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। वही चीज़ है, इक्वेशन के दोनों पक्षों में यदि एक ही संख्या को घटाओगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करना मतलब एक के ऊपर एक आ जाना, पूरी तरह सुपर इम्पोज होना या अध्यारोपण जिसे कहते हैं। तो अगर कोई एक चीज़ एक दूसरे को ढक ले पूरी तरह, दो शेप्स, तो वो पूरी तरह बराबर होते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे अपने पार्ट से कोई भी संख्या बड़ी होती है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर x इक्वल टू 2a है और y भी इक्वल टू 2a है तो x और y बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली हाफ्स के लिए है। अब ये आप इन नोशंस को देखें तो गौर करेंगे, हमेशा किन्हीं चीज़ों की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है। दीज कॉमन नोशंस रेफर टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम काइंड। यहाँ पे हम परिमाण की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं या होल पार्ट से बड़ा है। The first common notion could be applied to plane figures. For example, if area of triangle equals the area of rectangle and area of rectangle equals that of square. हाँ, तो अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर है और उस रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो ट्राइंगल का एरिया भी स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो a will be equal to c. अब magnitude of same kind can be added, compared, but magnitude of different kind cannot be compared. For example, line cannot be compared to rectangle, nor can an angle be compared to pentagon. जैसे आपने जब अलजेब्रा की शुरुआत हुई थी तो आपने पढ़ा होगा सजातीय पद और विजातीय पद। मतलब एक ही जैसी चीज़ों की हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जब चीज़ें कंपेयर तभी होंगी जब वो एक ही प्रकार की होंगी। कंपेयर द कंपेरेबल्स। अच्छा, फोर्थ एक्सियम गिव द से द इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल देन दे आर इक्वल। इन अदर वर्ड एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। इट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप देखिए फोर्थ एक्सियम क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जब कोई चीज़ एक दूसरे को कोइंसाइड करना मतलब क्या होता है, पूरी तरह ढक लेना। कोइंसिडेंस होता है ना, इत्तेफाक, तो वही है कोइंसाइड करना। को इंसिडेंस, को प्लस इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब घटना और को एक साथ, तो कोइंसाइड का अर्थ हुआ एक दूसरे के साथ एक साथ आ जाना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई दो चीज़ें कोइंसाइड हो रही हैं तो वो बराबर हैं। एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। ओके, अब हमने देखा कि एक्सियम्स मोस्टली मैथमेटिक्स इन जनरल के लिए बनाई गई धारणाएं हैं जो यूक्लिड ने बनाई, और पोस्टुलेट्स वो धारणाएं हैं जो ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक हैं, ये भी यूक्लिड द्वारा दी गई थी।
ठीक है, ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग अगले अगले क्लास में 5 पोस्टुलेट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से संबंधित अपेंडिक्स 1 को पढ़ेंगे। तब हमको इसमें और क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ये क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। ये काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको आप थोड़ा आराम से पढ़ें, जस्ट लाइक अ स्टोरी। जैसे आप बाकी कहानी वाली चीज़ें पढ़ते हैं, हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से इसको पढ़ें। अभी थ्योरी है, आसान है, और डेफिनेशंस को समझें, और इसका रियल एप्लीकेशन तब से शुरू होगा जब हम लोग प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स पे आएंगे। ओके, ये क्लास में ही ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, 5 पोस्टुलेट जो इन्होंने ज्योमेट्री के लिए दिए थे। तो लेट अस फिनिश दिस क्लास नाउ। ओके, गुड बाय।